तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि ऐश और पिकाचू हवा में नीचे गिर रहे होते हैं और टीम नोवा के एयरक्राफ्ट के अंदर सबको लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल अंधेरे में से एक साया तेजी से उनकी तरफ आता है और एक मेगा फ्लाइगोन ऐश को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। ऐश हैरानी में अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक अनजान लड़का मेगा फ्लाइगोन के ऊपर बैठा हुआ होता है। वो ऐश को संभालते हुए मुस्कुराता है और ऐश उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचा ली। लड़का हंसते हुए कहता है कि अभी थैंक यू बोलने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ऐश हैरान होकर उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन। तब लड़का अपना नाम एरिन बताता है और कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है और बचपन से ही टाइटानोक्स पर रिसर्च कर रहा है। ये सुनकर ऐश पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। एरिन उसे बताता है कि टाइटानोक्स के बारे में वो बहुत कुछ जानता है और अगर टाइटानोक्स को बचाना है तो वक्त बहुत कम है। इतना कहकर मेगा फ्लाइगोन और भी ज्यादा तेज स्पीड पकड़ लेता है और दोनों रात के आसमान में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अलान अपने मेगा चारिजार्ड के साथ फुल स्पीड में आसमान में ऐश को ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर लैंड करता है जहां ब्रोक, मिस्टी और सरीना पहले से ही मौजूद होते हैं। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है। सरीना परेशान होकर पूछती है कि ऐश का कुछ पता चला या नहीं और मिस्टी गुस्से और चिंता में कहती है कि उस पागल ने बिना सोचे समझे एयरक्राफ्ट पर छलांग लगा दी। ब्रोक आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब बस दुआ ही की जा सकती है कि ऐश ठीक हो। इसी बीच दूर आसमान में एक तेज रोशनी नजर आती है और कुछ ही पल के बाद मेगा फ्लाइगोन उनके सामने आकर लैंड करता है। ऐश को जिंदा और सही सलामत देखकर सरीना अपनी खुशी रोक नहीं पाती और तुरंत भागकर उसे गले लगा लेती है और गुस्से में कहती है कि क्या वो सच में पागल हो गया था जो अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मिस्टी भी उसे देखकर सुकून की सांस लेती है और कहती है कि उसने सबको डरा दिया था। ब्रोक मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब देखकर पक्का हो गया है कि ऐश कभी नहीं बदलने वाला। अलान भी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि हीरो वापस आ गया है। ऐश सबको देखकर मुस्कुराता है और फिर उन्हें उस अनजान लड़के के बारे में बताता है जिसने उसकी जान बचाई। सबकी नजर उस लड़के पर जाती है और एरिन शांत खड़ा उन सबको देख रहा होता है। ऐश सबको बताता है कि एरिन एक साइंटिस्ट है और वो बचपन से ही टाइटानोक्स पर रिसर्च कर रहा है। ये सुनकर अलान, ब्रोक, मिस्टी और सरीना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि शायद अब उन्हें टाइटानोक्स को रोकने और बचाने का नया रास्ता मिल गया है। एरिन धीरे से कहता है कि अगर सब सच में टाइटानोक्स को बचाना चाहते हैं तो उन्हें उनके साथ चलना होगा, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब हम देखते हैं कि ऐश, ब्रोक, मिस्टी, सरीना और अलान अभी भी एरिन की बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐश एरिन की तरफ देखकर कहता है कि उसने कहा था कि वो टाइटानोक्स को बचाने और उसे रोकने में मदद कर सकता है। एरिन शांत आवाज में कहता है कि उसके पास एक रास्ता है और वो टाइटानोक्स को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वो बताता है कि उसका मकसद टाइटानोक्स को समझाना और उसे बचाना है। तब उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और ऐश उससे पूछता है कि वो ये सब कैसे करेगा। एरिन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि इसका जवाब उसके पास है। इतना कहकर वो मेगा फ्लाइगोन को आगे बढ़ने का इशारा करता है और सब उसके पीछे निकल पड़ते हैं। सब लोग एरिन के पीछे चलने लगते हैं और जहाँ जहाँ वो जाता है सब लोग उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद सब एक खूबसूरत और शांत इलाके में पहुंचते हैं। सरीना आसपास का नजारा देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये जगह किसी सपने जैसी लग रही है। मिस्टी भी जाइंट बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये लैब है या महल। ब्रोक भी मुस्कुराते हुए आसपास के वाइल्ड पोकेमोन को देखने लगता है। अलान शांत खड़ा पूरे एरिया का जायजा ले रहा होता है, जबकि ऐश की नजर उस विशाल फ्लाइगोन शेप वाली बिल्डिंग पर टिक जाती है। सब अंदर जाते हैं और एक बड़े रिसर्च हॉल में पहुंचते हैं। हॉल के अंदर कई होलोग्राफिक स्क्रीन्स, एंशिएंट फोसिल्स, मशीन्स, डिजिटल मैप्स और रिसर्च डाटा नजर आ रहा होता है। तभी सामने एक लड़की दिखाई देती है और इस लड़की के कंधे पर एक स्मृगल आराम से बैठा हुआ होता है। स्मृगल अपनी पूंछ से हवा में रंगों की छोटी सी लाइन बना रहा होता है। एरिन मुस्कुराते हुए सबको उससे मिलवाता है और कहता है कि ये मीरा है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और साथ में मेरी रिसर्च पार्टनर भी है। मीरा स्माइल के साथ सबका वेलकम करती है। स्मृगल भी खुशी से अपना हाथ हिलाता है। सरीना और मिस्टी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है, जबकि ब्रोक तुरंत अपने बाल ठीक करने लगता है और मीरा की तारीफ करने ही वाला होता है कि क्रोजंक अचानक बाहर आकर उसे जोर से खींचने लगता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। स्मृगल भी ब्रोक को देखकर मजाक में हवा में उसकी फनी सी पेंटिंग बना देता है, जिसे देखकर सरीना और ऐश और ज्यादा हंसने लगते हैं। ऐश फिर एरिन की तरफ देखकर पूछता है कि टाइटानोक्स को बचाने का रास्ता क्या है। एरिन और मीरा एक दूसरे
दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एरिन धीरे से कहता है कि टाइटानोक्स अकेला नहीं है। ये सुनकर ऐश, अलान, ब्रोक, मिस्टी और सरीना के चेहरे पर हैरानी आ जाती है। मीरा भी शांत आवाज में कहती है कि कई हजार साल पहले टाइटानोक्स के युग में एक और महान पोकेमोन मौजूद था। इस मृगल उसके कंधे पर बैठा हुआ शांत हो जाता है, जैसे वो भी इस राज की गंभीरता को समझ रहा हो। एरिन फिर सबको रिसर्च हॉल के अंदर एक बड़े और सुरक्षित कमरे की तरफ ले जाता है। उस बड़े स्टील दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जिसे देखकर शायद उनकी पूरी दुनिया बदल सकती है। सबकी नजरें उस बंद दरवाजे की तरफ टिक जाती है और धीरे धीरे उसकी खुलने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। अब हम देखते हैं कि एरिन सबको रिसर्च चेम्बर के बीच बने प्लेटफॉर्म के पास लेकर आता है और अपने कंप्यूटर से एक कमांड एक्टिवेट करता है। अगले ही पल पूरा कमरा नीली रोशनी से भर जाता है और सबके सामने एक विशाल होलोग्राम उभर के सामने आ जाता है। उस होलोग्राम में टाइटानोक्स का पूरा रूप नजर आता है। उसकी चमकती हुई बॉडी, उसके विशाल हाथ और उसके शरीर के आसपास घूमती हुई एनर्जी को देखकर ऐश और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। इस मृगल भी मीरा के कंधे पर बैठा हुआ चुपचाप उस होलोग्राम को देखने लगता है। एरिन धीरे से बताता है कि ये टाइटानोक्स है, एक ऐसा पोकेमोन जो लगभग 10,000 साल पुराना है और उस समय का जब इस दुनिया में इंसान भी मौजूद नहीं थे। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ब्रोक हैरानी से कहता है कि ये नामुमकिन है। एरिन शांत आवाज में बताता है कि टाइटानोक्स उस युग में सिर्फ एक शक्तिशाली पोकेमोन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया का सेवियर था, जो जंगलों, समुद्रों और पहाड़ों के संतुलन को बनाए रखता था और कई प्राचीन एंशिएंट पोकेमोन उसका सम्मान करते थे। मीरा एक और होलोग्राम एक्टिवेट करती है और उसमें एक विशाल युद्ध की झलक दिखाई देने लगती है। पूरी दुनिया आग और तबाही से घिरी हुई होती है। एरिन बताता है कि किसी समय एक महायुद्ध हुआ था जिसमें टाइटानोक्स ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन उस युद्ध के बाद वो खुद पत्थर और फोसिल के रूप में सो गया था और हजारों सालों तक उसका कोई भी निशान नहीं मिला। ऐश गहरी सोच में डूबकर पूछता है कि अगर टाइटानोक्स कभी इस दुनिया का सेवियर हुआ करता था तो आज वो इतना गुस्से में क्यों है। एरिन की आंखों में उदासी आ जाती है और वो कहता है कि टाइटानोक्स की यादें टूट चुकी है। हजारों सालों की नींद के बाद जब वो जागा तो उसने अपनी पुरानी दुनिया को गायब पाया और हर तरफ अनजान चेहरे देखे। उसे कुछ याद नहीं है, ना अपना मकसद और ना ही अपने दोस्त। मीरा धीरे से कहती है कि टाइटानोक्स अंदर से अकेला है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। ये सुनकर ऐश चुप हो जाता है और टाइटानोक्स होलोग्राम को देखते हुए धीरे से कहता है कि शायद टाइटानोक्स बुरा नहीं है, बल्कि सिर्फ अकेला और दर्द में है। सरीना और मिस्टी भी उदास नजरों से होलोग्राम को देखने लगती है, जबकि अलान चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। ब्रोक गहरी सांस लेकर कहता है कि अगर ये सच है तो उन्हें टाइटानोक्स से लड़ना नहीं बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। तभी एरिन की नजर एक पुराने लॉक चेम्बर की तरफ जाती है और वो धीरे से कहता है कि टाइटानोक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उसके युग से जुड़ा एक और राज अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सबकी नजर उस बड़े सील्ड चेम्बर की तरफ चली जाती है और माहौल एक बार फिर रहस्यमय और गंभीर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एरिन टाइटानोक्स की कहानी बताने के बाद सबको रिसर्च चेम्बर के एक और हिस्से की तरफ लेकर जाता है। वो सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे एक विशाल स्टील डोर खुलने लगता है। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखाई देती है। दरवाजा पूरी तरह खुलने के बाद सबके सामने एक और प्राचीन फोसिल नजर आता है। सब लोग इस फोसिल को काफी ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं और बारीकी से देखते हैं। ऐश और उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। एरिन उस फोसिल की तरफ देखते हुए बताता है कि इसका नाम ड्रेकोनोइर है। ऐश हैरानी से पूछता है कि क्या ये भी टाइटानोक्स के जमाने का है। एरिन हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ड्रेकोनोइर सिर्फ टाइटानोक्स के युग का नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त और सबसे बड़ा राइवल भी रह चुका है। ये सुनकर अलान की आंखों में चमक आ जाती है और वो पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ड्रेकोनोइर ही टाइटानोक्स को रोक सकता है। एरिन गंभीर होकर कहता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई टाइटानोक्स को समझ सकता है और उसे रोक सकता है तो वो सिर्फ ड्रेकोनोइर है। ऐश कुछ पल चुपचाप रहकर पूछता है कि अगर ड्रेकोनोइर भी रिवाइव होने के बाद टाइटानोक्स की तरह बेकाबू हो गया तो हम क्या करेंगे। ये सुनकर मीरा हल्की सी स्माइल करती है और स्मृगल उसके कंधे पर बैठा हुआ शांति से
सबको देख रहा होता है। मीरा कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ड्रेको नोइर का फोसिल टाइटानोक्स से अलग है। अब हम देखते हैं कि मीरा सबको क्रिस्टल आर्काइव रूम में लेकर जाती है और एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर एक्टिवेट करती है। उसके अंदर रखा हुआ चमकता हुआ क्रिस्टल धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। मीरा बताती है कि इस क्रिस्टल के अंदर ड्रेको नोइर के इमोशंस और मेमोरीज प्रिजर्व है। इसी वजह से अगर ड्रेको नोइर दोबारा जिंदा हुआ तो वो अपनी पहचान और अपने पुराने रिश्ते नहीं भूलेगा। सरीना और मिस्टी हैरानी से उस क्रिस्टल को देखने लगती है। बिरोक धीरे से कहता है कि ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अलान भी समझ जाता है कि ड्रेको नोइर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। तब एरिन की नजर ड्रेको नोइर के फोसिल पर जाती है और वो गंभीर होकर कहता है कि अगर ड्रेको नोइर को जगाना है तो उन्हें टाइटानोक्स का बिलट चाहिए होगा। मीरा इस्माइल करते हुए कहती है बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें टाइटानोक्स को टीम नोवा से बचाना होगा। एरिन एक होलोग्राफिक्स मैप एक्टिवेट करता है और बताता है कि उसने टीम नोवा के एयरक्राफ्ट पर एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था। सिग्नल अब धीरे धीरे वापस मिल रहा है। ये सुनकर ऐश की आंखों में फिर से उम्मीद आ जाती है। पिकाचू भी उसके कंधे पर खड़ा होकर तैयार नजर आता है। एरिन गंभीर आवाज में कहता है कि टाइम बहुत कम है। अगर टीम नोवा ने टाइटानोक्स के साथ कुछ गलत कर दिया तो सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब असली मिशन शुरू होने वाला है। दूर अंधेरे आसमान में बिजली चमकने लगती है और कहीं दूर टाइटानोक्स की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठती है। हम देखते हैं कि टीम रॉकेट का हॉट एयर बलून फ्लाइगोन रिसर्च लैब के ऊपर बादलों के बीच छुपकर मंडरा रहा होता है। जेसी नीचे लैब की तरफ देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि ये तो सीधा जैकपॉट है। जेम्स भी खुश होकर कहता है कि अगर वो टाइटानोक्स को पकड़कर बॉस जुवानी तक पहुंचा दे तो उन्हें बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। मियोत अपने हाथ मलते हुए कहता है कि उन्हें बस टाइटानोक्स को हासिल करना है और फिर उनकी किस्मत बदल जाएगी। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी बीच वबा फेट अचानक अपनी पोकी बोल से बाहर आकर हमेशा की तरह खुशी से वबा फेट चिल्लाता है। तीनों घबराकर उसे चुप करने की कोशिश करते हैं। जेसी गुस्से में उसका मुंह बंद करती है और धीरे से कहती है कि अगर नीचे वालों ने उन्हें देख लिया तो सारा प्लेन खराब हो जाएगा। जेम्स एक बायनोकुलर निकालकर नीचे देखने लगता है और हैरानी से कहता है कि ऐश और उसके दोस्त शायद टाइटानोक्स को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। मियोत के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि उन्हें बस उन बच्चों का पीछा करना है क्योंकि जहां ऐश होगा वहां टाइटानोक्स भी जरूर मिलेगा। जेसी अपने बाल पीछे करते हुए कहती है कि इस बार टीम रॉकेट सिर्फ पिकाचू के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमोन के लिए आई है। तीनों एक साथ अपना पोज बनाते हैं और धीमी आवाज में हंसते हुए कहते हैं कि बहुत जल्द टीम रॉकेट और भी अमीर होने वाली है। उन्हें बिना पता चले उनके हॉट एयर बलून के नीचे से एक तेज हवा का झोंका गुजरता है और दूर आसमान में टाइटानोक्स की हल्की सी गराज गूंज उठती है जैसे कोई और भी उनकी बात सुन रहा हो। और हम देखते हैं कि स्काई लेविएथन के अंदर टाइटानोक्स भारी एनर्जी चेन्स में जकड़ा हुआ होता है। उसकी बॉडी से नीली और सुनहरी एनर्जी की लहरें निकल रही होती है और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। चारों तरफ टीम नोवा के साइंटिस्ट अपनी मशीन और होलोग्राफिक्स स्क्रीन के सामने खड़े डाटा देख रहे होते हैं। डॉक्टर ग्लूम परेशानी में कहता है कि एनर्जी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। डॉक्टर बिलोप्स्टर अपनी स्क्रीन को देखते हुए बताता है कि इन्फिनिटी हार्ट की मेमोरी अनलॉक नहीं हो रही। डॉक्टर गियरवेडल घबराहट में कहता है कि टाइटानोक्स की ब्रेन फ्रीक्वेंसी लगातार अनस्टेबल होती जा रही है। डॉक्टर जिप्पी भी पैनिक में बोलता है कि अगर ये प्रोसेस फेल हुआ तो पूरा चेम्बर तबाह हो सकता है। लेकिन रेक्स की आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही होती है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके चिल्लाता है कि उसे एंशिएंट कोर चाहिए और कुछ भी हो जाए वो उसकी लोकेशन जानकर रहेगा। इसी बीच टाइटानोक्स दर्द से दहाड़ता है और पूरे चेम्बर में उसकी गरज गूंज उठती है। वो अपना सर पकड़कर दर्द में चिल्लाता है और टेलीपैथी के जरिए कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। टाइटानोक्स की चीखों से पूरा स्काई लेविएथन कांप उठता है और मशीन्स में स्पार्क्स निकलने लगते हैं। नायरा टाइटानोक्स की तकलीफ देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार दया और पछतावा दिखाई देता है। वो धीरे से रेक्स की तरफ देखकर कहती है कि शायद वो लोग गलत कर रहे हैं और टाइटानोक्स को इस तरह तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन रेक्स की आंखें गुस्से से भर उठती है। वो नायरा की तरफ देखकर तेज आवाज में कहता है कि चुप रहो और इमोशंस को अपने मिशन के
के बीच मत आने दो। काइल भी चुपचाप खड़ा सब देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी बेचैनी नजर आने लगती है। तभी टाइटानोक्स की आंखें अचानक चमकने लगती है। उसके आसपास की एनर्जी और भी खतरनाक हो जाती है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने किसी पुराने युग की हल्की सी झलक दिखाई देती है। हमें उसकी यादों में दिखाया जाता है कि टाइटानोक्स के साथ ड्रेको नोइर खड़ा होता है, लेकिन उससे पहले कि टाइटानोक्स कुछ भी समझ पाता वो याद फिर से टूट जाती है। टाइटानोक्स और भी ज्यादा दर्द में चीखने लगता है और उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की एक भयानक लहर पूरे एक्सपेरिमेंटल चेम्बर को हिला देती है। वार्निंग अलार्म्स और ज्यादा तेज बजने लगते हैं और साइंटिस्ट पीछे हटने लगते हैं, जबकि रेक्स की आंखों में पागलपन भरी मुस्कान उभरने लगती है। उसके लिए टाइटानोक्स का दर्द कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ एंशिएंट कोर यानी कि इन्फिनिटी हार्ट की शक्ति पर टिकी हुई थी। अब हम देखते हैं कि मीरा सबको हैंगर के अंदर लेकर जाती है और उनके सामने एक विशाल एयरक्राफ्ट खड़ा होता है। एश उसे देखकर हैरान रह जाता है। मीरा मुस्कुराते हुए बताती है कि इसका नाम एमरल्ड फ्लायर है और अब वक्त आ गया है टाइटानोक्स को बचाने का। एश और पिकाचू तुरंत एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं। अलान, सरीना, मिस्टी, बिरोक और मीरा भी अपनी जगह ले लेते हैं। स्मृगल मीरा के कंधे पर बैठा होता है और क्रोजंक बिरोक के पास खड़ा रहता है। इंजन्स स्टार्ट होते हैं और एमरल्ड फ्लायर बिजली की तरह आसमान में निकल पड़ता है। जेसी एमरल्ड फ्लायर को देखकर चिल्लाती है कि उसका पीछा करो। जेम्स जल्दी से बलून को मोड़ता है और म्यूट खुश होकर आगे देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल एमरल्ड फ्लायर इतनी तेज रफ्तार पकड़ लेता है कि कुछ सेकंड्स में ही दूर आसमान में एक छोटी सी रोशनी बनकर गायब हो जाता है। बलून हवा में हिलता रह जाता है और जेसी गुस्से में चिल्लाती है, क्या? जेम्स और म्यूट भी हैरान होकर देखते रह जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटानोक्स की बॉडी से निकली एनर्जी जाइंट मशीन के अंदर खींची जा रही होती है। रेक्स के सामने एक एंशिएंट मैप चमक रहा होता है। काइल रिपोर्ट देता है कि एनर्जी मिल गई। नायरा पूछती है कि एंशिएंट कोर की लोकेशन मिली या नहीं। डॉक्टर जिपी खुशी से बताता है कि सिग्नल मिल गया है। होलोग्राम में समुद्र के सबसे घेरे हिस्से के नीचे एक छुपा हुआ कॉन्टिनेंट दिखाई देता है। रेक्स स्माइल करता है और कहता है, फाइनली अनलिमिटेड एनर्जी। काइल भी स्माइल करते हुए कहता है, और उसके बाद दुनिया हमारे सामने झुकेगी। रेक्स की आंखों में पागलपन दिखाई देता है। टीम नोवा का नया युग शुरू होगा। तभी टाइटानोक्स की आंखें अचानक लाल हो जाती है। उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकती है। ड्रेको नोइर और एक एंशिएंट सिटी, एक महायुद्ध और एक भयानक ब्लैक मॉन्स्टर। टाइटानोक्स दर्द में दहाड़ता हुआ उठता है। एक ही पल में मशीन फट जाती है। डॉक्टर बिलोप्स्टर घबराकर चिल्लाता है कि टाइटानोक्स कंट्रोल से बाहर हो गया है। साइंटिस्ट जान बचाकर भागने लगते हैं। रेक्स के चेहरे पर पहली बार डर नजर आता है। टाइटानोक्स की ब्लू ऑरा धीरे धीरे गोल्डन और रेड रंग में बदल जाती है। रेक्स धीरे से बोलता है, नहीं। टाइटानोक्स गुस्से से गरजता है और कहता है, तुम सब दर्द देते हो। एक और एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और पूरा चेम्बर तबाह हो जाता है। दीवारें टूटने लगती है और स्काई लेविएथन जलते हुए आसमान में लड़खड़ाने लगता है। इसी वक्त दूर चमकते हुए आसमान में एक रोशनी नजर आती है। एमरल्ड फ्लायर एश कोक पॉइंट की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है। कहता है, टाइटानोक्स। अब हम देखते हैं कि रेज मोड टाइटानोक्स पूरे चेम्बर में तबाही मचा रहा होता है। साइंटिस्ट और सोल्जर्स जान बचाकर भागने लगते हैं। डॉक्टर ग्लूम्प और डॉक्टर जिपी घबराकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं। रेक्स फिर भी कंट्रोल डिवाइस लेकर टाइटानोक्स को रोकने की कोशिश करता है। रेक्स चिल्लाता है, टाइटानोक्स रुक जाओ, लेकिन टाइटानोक्स गुस्से में गरजता है और कहता है, दर्द। एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और पूरा कंट्रोल रूम उड़ जाता है। स्काई लेविएथन जलने लगता है और पूरा एयरक्राफ्ट हिल उठता है। हम देखते हैं कि एमरल्ड फ्लायर जलते हुए स्काई लेविएथन के पास पहुंच जाता है। एश जलते हुए एयरक्राफ्ट को देखकर खड़ा हो जाता है। एश कहता है, हमें सबको बचाना होगा। अलान हाँ में सर हिलाता है। मीरा इमरजेंसी हैश खोल देती है। सरीना कहती है, चलो। तब बिना डरे एयरक्राफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। अंदर हर तरफ एक्सप्लोजन्स और गिरते हुए मेटल के टुकड़े नजर आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट नीचे गिरने वाला होता है। एश तुरंत भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पिकाचू थंडरबोल्ट से गिरते हुए मेटल हटा देता है। एक टीम नोवा का सोल्जर भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन एश उसे भी बचा लेता है। नायरा हैरान होकर कहती है, ये दुश्मनों को भी बचा रहा है। काइल चुप होकर एश को देखने लगता है। तब एक और ब्लास्ट होता है और डॉक्टर बिलोप्स्टर गिरने लगता है। एश फिर उसे पकड़ लेता है। नायरा धीरे से बोलती है, ये लड़का अलग है। अब हम देखते हैं कि रेक्स पागलपन में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मेटाग्रोस बाहर निकालता है और पावर पोशन इंजेक्ट कर देता है। काइल अपना हेक्स
सोरस भेजता है। नायरा किंग गैम्बिट को कमांड देती है। रेक्स चिल्लाता है उसे रोको। तीनों पोकेमोन एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन टाइटानोक्स उन्हें देखकर गरजता है। एक ही पंच से हेक्सोरस दूर जाकर गिरता है। एनर्जी बीम मेटाग्रोस को उड़ा देती है। किंग गैम्बिट कुछ देर तक लड़ता है, लेकिन टाइटानोक्स का टेल अटैक उसे भी हरा देता है। रेक्स शोक में कहता है नहीं। टाइटानोक्स की आंखें लाल चमक उठती है और पूरा चेम्बर फिर से कांप उठता है। अब हम देखते हैं कि रेक्स घुटनों पर बैठा अपनी बर्बाद मशीन्स को देख रहा होता है। वो धीरे से बोलता है मेरा सपना सब खत्म हो गया। अब एक और ब्लास्ट होता है। नायरा तुरंत रेक्स का हाथ पकड़ लेती है। काइल चिल्लाता है हमें निकलना होगा। तीनों इमरजेंसी पोर्ट की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ एश और उसके दोस्त लोगों को बाहर निकालने में लगे होते हैं। टाइटानोक्स एक बार फिर से दहाड़ता है और पूरा स्काई लेविएथन दो हिस्सों में टूटने लगता है। इमरजेंसी पोर्ट्स एयरक्राफ्ट से अलग होकर नीचे की तरफ निकल जाते हैं। रेक्स जलते हुए स्काई लेविएथन को देखते हुए चुप हो जाता है। टीम नोवा का सालों का एम्पायर कुछ ही पल में राख बन चुका होता है और दूर खड़ा टाइटानोक्स गुस्से से आसमान की तरफ गरजता है। पूरा आसमान उसकी दहाड़ से कांप उठता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एश अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है कि चारिज़ार्ड और इन्फरनेब अभी भी एयरक्राफ्ट के अंदर कैद है। करीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एश बिना सोचे वापस आग के अंदर भाग जाता है। पिकाचू उसे कंधे पर बैठा उसका साथ देता है। कुछ देर बाद एश को एक टूटा हुआ प्रिजन चेम्बर मिलता है। अंदर चारिज़ार्ड और इन्फरनेब चेन्स में बंधे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एश चिल्लाता है मैं आ गया। पिकाचू थंडर बोल्ट करता है और चेन्स टूट जाती है। चारिज़ार्ड और इन्फरनेब आजाद हो जाते हैं। तभी पीछे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारिज़ार्ड तुरंत अपने पंख फैलाकर एश और पिकाचू को बचाता है, जबकि इन्फरनेब में एक पंच से गिरते हुए मेटल को हटा देता है। एश स्माइल करता है और कहता है चलो घर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एश चारिज़ार्ड और इन्फरनेब के साथ बाकी सबके पास पहुंचता है। तभी स्काई लेविएथन का एक विंग ब्लास्ट से टूट जाता है। मीरा घबराकर कहती है कि एयरक्राफ्ट टूट रहा है। अलान तुरंत मेगा एवोल्यूशन करता है। मेगा चारिज़ार्ड एक्स गरजता हुआ सामने आता है। अलान कहता है सब मेरे पीछे। एश चारिज़ार्ड पर बैठता है और इन्फरनेब उसके पीछे खड़ा हो जाता है। करीना, मिस्ट्री और बिरोक भी संभल कर बाहर निकलते हैं। सब मुश्किल से जलते हुए स्काई लेविएथन से दूर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स जलते हुए एयरक्राफ्ट के बीच खड़ा गुस्से से गरज रहा होता है। उसकी गोल्डन और रेड ओरा पूरे आसमान को रोशन कर रही होती है। एश दूर से चिल्लाता है टाइटानोक्स रुक जाओ, लेकिन टाइटानोक्स किसी की नहीं सुनता। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और एक विशाल एनर्जी स्पेयर बना लेता है। अगले ही पल एक जाइंट एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। पूरा स्काई लेविएथन आसमान में फट जाता है। उसके बड़े बड़े टुकड़े जलते हुए समुद्र की तरफ गिरने लगते हैं। सब शोक में उस तबाही को देखते रह जाते हैं और टाइटानोक्स आसमान में गरजता हुआ दूर उड़ने लगता है। हम देखते हैं कि इमरजेंसी पोर्ट्स और क्रेश सर्वाइवर्स समुद्र के किनारे इकट्ठा होते हैं। रेक्स जमीन पर बैठा बर्बाद स्काई लेविएथन को देख रहा होता है। तभी कई पुलिस व्हीकल्स एंड हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। ऑफिसर जेनी अपने आर्क 9 के साथ सामने आती है। वो कहती है रेक्स सब खत्म हो गया। बोल्टन और होंडस्टोन टीम नोवा के मेंबर्स को घेर लेते हैं। नायरा चुपचाप अपने हाथ आगे कर देती है। काइल भी बिना विरोध के सरेंडर कर देता है। रेक्स आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है टाइटानोक्स सब कुछ उसके लिए था। ऑफिसर जेनी उसके हाथों में हैंडकफ लगा देती है। इसी बीच दूर आसमान में एक लाल और सुनहरी रोशनी चमकती है। वो होता है टाइटानोक्स और सबको समझ आ जाता है कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइटानोक्स जलते हुए आसमान से नीचे उतरता है और क्रिसेंट सिटी की तरफ चलने लगता है। हर कदम के साथ जमीन कांप उठती है और उसकी गोल्डन और रेड ओरा आसमान को रोशन कर रही होती है। एश उसे देखकर समझ जाता है कि अगर टाइटानोक्स सिटी तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। वो तुरंत चारिज़ार्ड पर बैठकर पिकाचू के साथ उसके पीछे निकल पड़ता है और अलान पहले ही अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स के ऊपर बैठा आसमान में उसके साथ उड़ रहा होता है। करीना, मिस्टी, ब्रोक और मीरा एमरेल्ड फ्लायर में बैठकर उनका पीछा करते हैं और टाइटानोक्स की दहाड़ पूरे आसमान में गूंजने लगती है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर जेनी पूरी सिटी के अंदर इवैक्यूएशन शुरू कर देती है और नर्स जोए, बिलीसी, चेंसी और ओडिनो के साथ जख्मियों का इलाज करने लगती है। पहली पर आसमान में अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं और लोग सेफ जोन्स की तरफ भागने लगते हैं। तभी दूर से टाइटानोक्स की दहाड़ पूरी सिटी को हिला देती है और सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। अब हम देखते हैं कि एश और उसकी टीम टाइटानोक्स के सामने पहुंच जाती है और बिना देरी किए हमला शुरू कर देती है।
पिकाचू थंडरबोल्ट चलाता है, चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर के साथ आगे बढ़ता है और इन्फर्नेप फ्लेयर ब्लिट्स में टाइटानोक्स से टकरा जाता है। उसी वक्त अलान अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स के साथ नीली आग में लिपटा हुआ आसमान से नीचे आता है और ड्रैगन किलो और ब्लास्ट बन का कॉम्बिनेशन यूज करता है। सरीना की डेल फोक्स मिस्टिकल फायर से सपोर्ट करती है, मिस्टी की प्राइमरीना हाइड्रो पंप चलाती है और ब्रोक का स्टीलिक्स आयरन टेल से सीधा टाइटानोक्स से टकरा जाता है, जबकि मीरा का स्मृगल लाइट स्क्रीन बनाकर सबको सपोर्ट देता है। लेकिन टाइटानोक्स की भयानक ओरा सब अटैक्स को तोड़ देती है। एक ही टेल अटैक स्टीलिक्स को दूर उड़ा देता है और एनर्जी वेव डेल फोक्स और प्राइमरीना को हरा देती है। एश का चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप भी पीछे जा गिरते हैं और मेगा चारिज़ार्ड एक्स भी टाइटानोक्स की एनर्जी पंच से आसमान से नीचे आ गिरता है। अलान तुरंत अपने पार्टनर के पास भागता है, लेकिन टाइटानोक्स गुस्से में टेलीपैथी से गरजता है और कहता है, तुम सब मुझे दर्द देते हो। उसकी दहाड़ से आसपास की बिल्डिंग्स टूटने लगती है और सबको समझ आ जाता है कि टाइटानोक्स को रोकना लगभग नामुमकिन है। अब हम देखते हैं कि सरीना और मिस्टी जख्मी पोकेमोन और लोगों को बचाने में लगी होती है कि तभी टाइटानोक्स की नजर उन पर पड़ जाती है। उसकी आंखों में लाल एनर्जी चमक उठती है और एक भयानक बीम उनकी तरफ बढ़ने लगती है। दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही एश दूर से ये देख लेता है और बिना एक पल सोचे पूरी स्पीड से उनकी तरफ भागता है। वो सरीना और मिस्टी को धक्का देकर दूर गिरा देता है और अगले ही पल ब्लास्ट सीधा एश को लगता है। पिकाचू घबराकर उसकी तरफ दौड़ता है। सरीना और मिस्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एश के पास पहुंचती है। अलान और मेगा चारिज़ार्ड एक्स भी तुरंत नीचे उतरकर एश के पास खड़े हो जाते हैं। दर्द में होने के बाद भी एश मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? अब हम देखते हैं कि मीरा होलोग्राफिक स्कैनर एक्टिवेट करके सबको बताती है कि ड्रैकोनोइड को जगाने के लिए टाइटानोक्स का ब्लड सैंपल जरूरी है और उनके पास यही आखिरी रास्ता है। ब्रोक इसे पागलपन कहता है, लेकिन मीरा बताती है कि और कोई ऑप्शन नहीं बचा। सब कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और तब एश जख्मी होने के बाद भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर टाइटानोक्स को बचाने का यही रास्ता है तो वो ये रिस्क जरूर लेगा। अलान भी आगे बढ़ता है और कहता है, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। ये कहकर वो अपने साथ खड़े मेगा चारिज़ार्ड एक्स की तरफ देखता है। मेगा चारिज़ार्ड एक्स नीली आग के साथ दहाड़ता है। एश का चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप भी तैयार हो जाते हैं और पिकाचू एश के कंधे पर चढ़कर खड़ा हो जाता है। दूर से टाइटानोक्स की एक और भयानक दहाड़ गूंजती है और एश और अलान एक दूसरे की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि अब सबसे खतरनाक मिशन शुरू होने वाला है। अब हम देखते हैं कि मीरा ब्लड सैंपल कलेक्टर तैयार करती है और एश और अलान सबसे खतरनाक मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले पल हम ये देखते हैं कि एश अपने चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप के साथ टाइटानोक्स का ध्यान भटकाने लगता है, जबकि पिकाचू अपना जी मूव यूज करके टाइटानोक्स की आंखों के सामने बिजलियों का तूफान खड़ा कर देता है। उसी वक्त अलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स नीली आग में लिपटा हुआ ड्रैगन किलो और ब्लास्ट बन के कॉम्बिनेशन के साथ टाइटानोक्स से टकरा जाता है। सरीना की डेल फोक्स और मिस्टी की प्राइमरीना सपोर्ट देती है और ब्रोक का स्टीलिक्स नीचे से टाइटानोक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटानोक्स गुस्से में एक के बाद एक एनर्जी पंचिस और टेल अटैक से सबको पीछे धकेल देता है। चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और मेगा चारिज़ार्ड एक्स भी आसमान में घूमते हुए नीचे गिर पड़ता है। तभी एश खुद टाइटानोक्स की तरफ भागता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसी एक पल का फायदा उठाकर स्मृगल अपनी तेज ब्रश टेल से टाइटानोक्स के बाजू पर हल्का सा कट लगा देता है और मीरा सैंपल कलेक्टर में टाइटानोक्स के खून की सिर्फ एक बूंद हासिल कर लेती है। मीरा खुशी और आंसुओं के साथ कहती है, मिल गया, और टाइटानोक्स की दहाड़ पूरी सिटी में गूंज उठती है। अब हम देखते हैं कि मीरा एमरल्ड फ्लायर को पूरी स्पीड से फ्लाइगोन रिसर्च लैब की तरफ लेकर निकल जाती है और पीछे एश और उसकी टीम टाइटानोक्स को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ देर बाद एमरल्ड फ्लायर लैब के ऊपर लैंड करता है और मीरा बिना वक्त गवाए ब्लड सैंपल लेकर लैब के अंदर भागती है। एरिन पहले से ही सब मशीन्स और रिवाइवल चेम्बर को एक्टिवेट कर चुका होता है। स्मृगल और ईवी भी घबराकर सब देख रहे होते हैं। मीरा सैंपल एरिन को देती है और एरिन गहरी सांस लेकर कहता है, अब सब कुछ ड्रैकोनोइड पर निर्भर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटानोक्स पूरी सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है। एश और उसकी टीम बार बार उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन टाइटानोक्स हर बार उन्हें पीछे धकेल देता है।
पिकाचू थंडर बोल्ट चलाता है, इन्फरनेप फ्लेयर ब्लिट्स में घुस जाता है और मेगा चारिज़ार्ड एक्स ड्रैगन पल्स के साथ टाइटानोक्स पर हमला करता है। लेकिन टाइटानोक्स की रेज और भी बढ़ती जा रही होती है। एक ही एनर्जी वेव डेल फोक्स और प्राइम मरीना को गिरा देती है और स्टीलिक्स भी जमीन पर टूटकर गिर पड़ता है। पिकाचू, इन्फरनेप, चारिज़ार्ड एंड चारिज़ार्ड एक्स, ये पोकेमोन भी टाइटानोक्स के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और ये भी नीचे गिर जाते हैं चोट खाकर। अलान अपने दांतों को भींचते हुए कहता है ये रुक ही नहीं रहा और एश जख्मी होने के बाद भी टाइटानोक्स की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स की आंखों में लाल रोशनी चमक उठती है और वो एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है जो एश की पूरी टीम को खत्म कर सकता है। सरीना, मिस्टी, ब्रोक और अलान इतने जख्मी होते हैं कि खड़े भी मुश्किल से हो पा रहे होते हैं। तब एश अकेले टाइटानोक्स के सामने चलकर आ जाता है और पिकाचू उसके कंधे पर खड़ा रहकर एश केचम का साथ देता है और पीछे नहीं हटता है। सब हैरानी से एश को देखते हैं। टाइटानोक गुस्से में कहता है हट जाओ, लेकिन एश शांत आवाज में कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम अकेले हो, तुम दर्द में हो, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। टाइटानोक्स की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की हल्की सी झलक दिखाई देती है और उसका अटैक कुछ देर के लिए रुक जाता है। अलान हैरानी से धीरे से बोलता है एश, लेकिन तभी टाइटानोक्स को फिर से पेन होने लगता है और वो एक बहुत ज्यादा भयानक दहाड़ देता है। इस दहाड़ से पूरा आसमान कांपने लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एरिन और मीरा रिवाइवल प्रोसेस शुरू कर देते हैं। टाइटानोक्स के ब्लड सैंपल की एनर्जी ड्रैकोनोइड के फोसिल में डाली जाती है और पूरा चेंबर चमकने लगता है। इस मृगल घबराकर मीरा के कंधे पर चिपक जाता है और ड्रैगनेर हवा में बेचैनी से घूमने लगता है। एरिन मॉनिटर्स को देखते हुए कहता है प्लीज जाग जाओ। तभी ब्लैक और सिल्वर फोसिल की ब्लू क्रिस्टल लाइंस चमकने लगती है। मशीन्स की आवाज और तेज हो जाती है और पूरे चेंबर में एक पुरानी और शक्तिशाली एनर्जी फैलने लगती है। मीरा धीरे से बोलती है ड्रैकोनोइड और अगले ही पल फोसिल के अंदर से एक धड़कन की आवाज गूंज उठती है। पूरी लैब हिलने लगती है और तभी रिवाइवल चेंबर के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकलती है और पूरी लैब हिलने लगती है। ब्लैक और ब्लू बिजलियों के बीच एक विशाल साया धीरे धीरे सामने आता है। अगले ही पल ड्रैकोनोइड की नीली आंखें खुल जाती है, उसकी बॉडी और ब्लू क्रिस्टल लाइंस चमक उठती है। इस मृगल घबराकर मीरा के कंधे से चिपक जाता है, लेकिन ड्रैकोनोइड शांत नजरों से एरिन और मीरा को देखता है। एरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहता है वेलकम बैक दोस्त। ड्रैकोनोइड धीरे से अपना सर झुकाता है और बिना किसी गुस्से के उन दोनों को देखता रहता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ड्रैकोनोइड पूरी तरह से होश में आता है वैसे ही उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें फ्लैश होने लगती है। वो टाइटानोक्स को देखता है, एक प्राचीन सिविलाइजेशन को देखता है और फिर एक भयानक काले मॉन्स्टर को देखकर जोर से दहाड़ उठता है। उसके सामने एक महायुद्ध की तस्वीर आती है जहां वो और टाइटानोक्स कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे होते हैं। ड्रैकोनोइड अचानक शांत हो जाता है और टेलीपैथी से धीरे से कहता है टाइटानोक्स दर्द में है। एरिन और मीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि ड्रैकोनोइड को सब कुछ याद आने लगा है। अब हम देखते हैं कि ड्रैकोनोइड बिना कुछ कहे एमरल्ड फ्लायर के अंदर खड़ा बाहर देख रहा होता है। मीरा और स्मृगल उसके पास खड़े होते हैं और एरिन कंट्रोल रूम में एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम स्पीड पर चला रहा होता है। एरिन तुरंत एश के कम्युनिकेटर पर कांटेक्ट करता है और बताता है कि ड्रैकोनोइड जाग चुका है और वो लोग क्रिसेंट सिटी की तरफ आ रहे हैं। एश की कमजोर आवाज सुनाई देती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है जल्दी आना, हमें तुम्हारी जरूरत है। ड्रैकोनोइड ये सुनकर अपनी आंखें बंद करता है और उसकी क्रिस्टल लाइंस और भी ज्यादा चमकने लगती है। अब हम देखते हैं कि एश और उसकी टीम अपनी पूरी ताकत लगाकर टाइटानोक्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पिकाचू थंडर बोल्ट चलाता है, चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर के साथ आगे बढ़ता है और इन्फरनेप फ्लेयर ब्लिट्स में टाइटानोक्स से टकरा जाता है। अलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स नीली आग के साथ ड्रैगन किलोर ब्लास्ट बन का कॉम्बिनेशन चलाता है और बाकी के पोकेमोन भी इनकी मदद कर रहे होते हैं और बैटल एकदम इंटेंस हो रही होती है। लेकिन टाइटानोक्स की रेज और भी ज्यादा होती जा रही थी। टाइटानोक्स का एक ही अटैक सबको नीचे गिरा देता है। मेगा चारिज़ार्ड एक्स जमीन पर गिर जाता है और अलान भी अपने घुटनों पर आ जाता है।
सरीना मिस्ट्री और बिरोक के पोकेमोन भी बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं। एश खुद भी खून से लथपथ होता है, लेकिन फिर भी पिकाचू के साथ टाइटानोक्स के सामने खड़ा हो जाता है। एश धीरे से कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। टाइटानोक्स की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ दिखाई देते हैं और वो अपने हाथ में एक विशाल एनर्जी स्पेयर बनाना शुरू कर देता है। इसी वक्त दूर आसमान में एक नीली और काली रोशनी बिजली की तरह चमक रही होती है और पूरी सिटी में एक पुरानी और शक्तिशाली रोर फैल जाती है और आवाज आती है, टाइटानोक्स। सब हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगते हैं और दूर से एमरल्ड फ्लायर के सामने उड़ता हुआ ड्रैकोनोइर पूरी रफ्तार से क्रिसेंट सिटी की तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं कि टाइटानोक्स के हाथ में बना हुआ विशाल एनर्जी स्पेयर पूरी तरह तैयार हो चुका होता है और एश, पिकाचू, अलान, सरीना, मिस्टी और बिरोक इतने जख्मी होते हैं कि हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। एश फिर भी पिकाचू के साथ टाइटानोक्स के सामने खड़ा रहता है और टाइटानोक्स दर्द और गुस्से में रोर करके अपना फाइनल अटैक छोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल आसमान में एक जबरदस्त नीली रोशनी चमकती है और एक जाइंट ब्लू एनर्जी बीम सीधा टाइटानोक्स के अटैक से टकरा जाती है। दोनों एनर्जीज की टकरार से पूरी क्रिसेंट सिटी हिल उठती है और आसमान में एक विशाल एक्सप्लोजन हो जाता है। तब लोग हैरानी से ऊपर देखते हैं, धुएं के बीच से एक विशाल साया धीरे धीरे सामने आता है। हम देखते हैं ड्रैकोनोइर आसमान में उतरता है, उसकी रोर पूरी सिटी में फैल जाती है। एश हैरानी से धीरे से बोलता है, ड्रैकोनोइर। एमरल्ड फ्लायर भी आसमान में नजर आता है और उसमें एरिन, मीरा और स्मृगल खड़े होते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एरिन स्माइल करके कहता है, हम आ गए। टाइटानोक्स पहली बार अपना अटैक रोक देता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसके माइंड में कुछ पुरानी यादें चमकने लगती है। टाइटानोक्स धीरे से टेलीपैथी में बोलता है, ड्रैकोनोइर। और पूरी सिटी के लोग पहली बार दो प्राचीन महान पोकेमोन को एक साथ देखकर सुन रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रैकोनोइर धीरे से जमीन पर उतरता है और बिना पलक झपकाए टाइटानोक्स को देखता रहता है। टाइटानोक्स की आंखों में पेन और उलझन साफ दिखाई दे रही होती है। दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटानोक्स के माइंड में टूट चुकी यादें उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देती है। ड्रैकोनोइर टेलीपैथी में शांत आवाज में कहता है, टाइटानोक्स, मैं हूँ, लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन टाइटानोक्स पेन में रोर करता है और कहता है, मुझे दर्द हुआ, मुझे सबने चोट पहुंचाई और तुम भी चले गए थे। ये कहकर टाइटानोक्स पूरे गुस्से में, फुल रेज में, फुल स्पीड में ड्रैकोनोइर की तरफ चार्ज करता है। ड्रैकोनोइर भी आसमान में उछलता है और अगले ही पल दोनों पोकेमोन के पंचिस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इस पहले ही क्लैश से शॉक वेव पूरी सिटी के अंदर फैल जाती है और पूरी सिटी को हिला देती है। बादल टूट जाते हैं और समुद्र की लहरें कई किलोमीटर दूर तक उछल जाती है। मेगा चारिज़ार्ड, एक्स चारिज़ार्ड और बाकी पोकेमोन भी हवा के प्रेशर से पीछे खिसक जाते हैं। एश हैरानी से दोनों को देखते हुए कहता है, ये दोनों पोकेमोन कितने ताकतवर है। और आसमान में टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइर एक दूसरे को पकड़कर बिजली की रफ्तार से ऊपर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइर एक साथ हवा में गायब हो जाते हैं और अगले ही पल हजारों मीटर ऊपर आसमान में दोनों के मुक्के टकराते हैं। टाइटानोक्स कॉस्मिक रोर के साथ गोल्डन एनर्जी वेव छोड़ता है। ड्रैकोनोइर वोइड पल्स से नीली स्पिरल बीम बनाकर उसे रोक देता है। दोनों बीम्स टकराकर आसमान में एनर्जी का विशाल चक्र बना देती है। टाइटानोक्स थंडर फैंग के साथ बिजलियों के अंदर लिपट कर चार्ज करता है। ड्रैकोनोइड ड्रैगन रश के साथ उसे हवा में ही रोक देता है। शॉक वेव से बादल फट जाते हैं। टाइटानोक्स मीटियोर क्रैश से पूरे समुद्र को चीर देता है। ड्रैकोनोइड एबिस विंग के साथ समुद्र के ऊपर ब्लू एनर्जी शील्ड बनाता है। टाइटानोक्स सोलार बस्ट चलाता है। ड्रैकोनोइड शेडो साइक्लोन से उस ब्लास्ट को आसमान की तरफ मोड़ देता है। दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे के आसपास घूमते हैं। गोल्डन और ब्लू ट्रेल्स पूरे आसमान में चक्रव्यूह बना देते हैं। टाइटानोक्स आइस कैनन चलाता है। ड्रैकोनोइड इन्फर्नो स्पिरल से बर्फ को पिघला देता है। टाइटानोक्स अर्थ ब्रेकर के साथ पहाड़ को तोड़कर उसके टुकड़े ड्रैकोनोइड की तरफ उछालता है। ड्रैकोनोइड क्रिस्टल स्लेज से सारे पत्थरों को हवा में ही काट देता है। टाइटानोक्स हाइड्रोनोवा से समुद्र की विशाल लहरें उठाता है। ड्रैकोनोइड टेम्पेस्ट विंग से उस लहर को आसमान तक उड़ा देता है। टाइटानोक्स
टाइटानॉक्स प्लाज्मा किलो करता है, ड्रैकोनोइर पैंथम किलो करता है एंड दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। दोनों के टकराने से हवा में बिजलियों की बरसात होने लगती है। टाइटानॉक्स स्काई क्रशर के साथ सीधा स्पेस की तरफ उड़ता है, ड्रैकोनोइर उसका पीछा करता है। दोनों बादलों के ऊपर पहुंचकर हजारों पंचीज और ट्रेल स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं। एक सेकंड में 100 से ज्यादा क्लेशिस होते हैं। हर टकरार पर आसमान चमक उठता है। टाइटानॉक्स हाइपर बीम करता है, ड्रैकोनोइर एक्लिप्स बीम करता है। दोनों अटैक्स लगातार पूरे आसमान को रोशन कर देते हैं। टाइटानॉक्स लावा बस्ट के नीचे वोल्केनो जैसी एनर्जी बरसाता है। ड्रैकोनोइर फॉरेस्ट नोवा से उसे जमा कर क्रिस्टल बना देता है। टाइटानॉक्स कॉस्मिक ब्रेकर के साथ पूरे आसमान को लाल रोशनी से भर देता है। ड्रैकोनोइर इन्फिनिटी रोर के साथ ब्लू ब्लैक एनर्जी का विशाल ड्रैगन बना देता है। ड्रैगन और कॉस्मिक ब्लास्ट एक दूसरे से टकराते हैं। समुद्र की लहरें 100 मीटर तक उछल जाती है। पहाड़ियां कांप उठती है। बादल गोल गोल घूमने लगते हैं। टाइटानॉक्स फ्लैश स्टेप का यूज करता है, ड्रैकोनोइर पैंथम स्टेप का यूज करता है। दोनों आंखों से ओझल हो जाते हैं। सिर्फ शॉक वेव्स दिखाई देती है। टाइटानॉक्स ड्रैगन मीटियोर की बरसात करता है। ड्रैकोनोइर क्रिस्टल डोम बनाकर सब अटैक्स को रोक देता है। टाइटानॉक्स ग्रेविटी पंच से ड्रैकोनोइर को जमीन की तरफ धकेल देता है। ड्रैकोनोइर वॉइड डैश के साथ वापस आसमान में उठता है। टाइटानॉक्स और ड्रैकोनोइर एक साथ अपने सबसे बड़े अटैक्स चार्ज करते हैं। गोल्डन रेड और ब्लू ब्लैक एनर्जी पूरे होराइजन को भर देती है और दोनों पोकेमोन एक दूसरे की तरफ बिजली की रफ्तार से चार्ज करते हैं। टाइटानॉक्स का कॉस्मिक एनिहिलेशन और ड्रैकोनोइर का इटर्नल एक्लिप्स एक दूसरे से टकराते हैं। पूरा आसमान व्हाइट लाइट से भर जाता है। शॉक वेव समुद्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्लाउड्स हजारों किलोमीटर तक जाइंट वोर्टेक्स की तरह घूमने लगते हैं। क्रिसेंट सिटी की बिल्डिंग्स हिलने लगती है। टाइटानॉक्स एनर्जी के बीच से निकलकर सीधा ड्रैकोनोइर पर कॉस्मिक पंच मारता है। ड्रैकोनोइर हवा में स्पिन लेकर पैंथम टेल से काउंटर करता है। टाइटानॉक्स स्काई अपरकट के साथ उसे और ऊपर धकेल देता है। ड्रैकोनोइर वॉइड किक के साथ उल्टा नीचे आता है। दोनों के फिस्ट दोबारा से टकराते हैं। ब्लू और गोल्डन लाइटनिंग पूरे स्काई में फैल जाती है। टाइटानॉक्स ड्रैगन किलो के साथ कॉम्बो अटैक चलाता है। ड्रैकोनोइर क्रिस्टल किलो से हर अटैक को ब्लॉक करके काउंटर हिट करता है। दोनों अल्ट्रा स्पीड में एक दूसरे के अराउंड डैश करते हैं। एक सेकंड में 100 से भी ज्यादा क्लेशिस होते हैं। नीचे समुद्र में जाइंट वर्लपूल बनने लगता है। टाइटानॉक्स ग्रेविटी रोर के साथ आसपास के माउंटेन्स को हवा में उड़ा देता है। ड्रैकोनोइर टेम्पेस्ट बस्ट के साथ उन सबको क्रिस्टल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। टाइटानॉक्स प्लाज्मा मीटियोर की रेन करता है। ड्रैकोनोइर एबिस बैरियर बनाकर अटैक को आउटर स्काई की तरफ डाइवर्ट कर देता है। दोनों एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंच जाते हैं। नीचे ब्लू अर्थ चमक रही होती है। टाइटानॉक्स सोलार हाइपर बीम फायर करता है। ड्रैकोनोइर इन्फिनिटी एक्लिप्स से बीम को मून की तरफ डाइवर्ट कर देता है। दोनों वापस मीटियोर की तरह अर्थ की तरफ गिरते हैं। क्रिसेंट सिटी के आसपास की जमीन हिल उठती है। टाइटानॉक्स और ड्रैकोनोइर समुद्र के ऊपर फ्लैश की तरह डैश करते हुए एनर्जी ट्रेल्स बना देते हैं। उनके पीछे पानी की जाइंट वॉल्स खड़ी हो जाती है। टाइटानॉक्स थंडर ब्रेकर के साथ लाइटनिंग स्टॉर्म क्रिएट करता है। ड्रैकोनोइर फॉरेस्ट टेम्पेस्ट के साथ आइस और विंड का साइक्लोन बना देता है। लाइटनिंग और आइस की टकरार से रेनबो शॉक वेव्स पूरे आसमान में फैल जाती है। टाइटानॉक्स फ्लैश स्टेप, ड्रैकोनोइर पैंथम स्टेप दोनों आंखों से गायब हो जाते हैं। सिर्फ ब्लू और गोल्डन फ्लैशेस नजर आते हैं। हर इम्पैक्ट पर स्काई चमक उठता है। हर क्लैश पर हवा फटने लगती है। टाइटानॉक्स कॉस्मिक टेल स्मैश के साथ ड्रैकोनोइर को माउंटेन्स की तरफ धकेल देता है। ड्रैकोनोइर क्रिस्टल विंग डैश के साथ वापस आकर टाइटानॉक्स को समुद्र के ऊपर ले जाता है। दोनों के टकराने से 100 मीटर ऊंची वेव्स आसमान तक उठ जाती है। टाइटानॉक्स लावा नोवा से लाल एनर्जी का सी बना देता है। ड्रैकोनोइर ग्लेशियर वॉइड के साथ उसे ब्लू क्रिस्टल में फ्रीज कर देता है। पूरे स्काई में रेड और ब्लू अरोरा चमकने लगते हैं। क्रेसेंट सिटी के ऊपर वेदर पूरी तरह चेंज हो जाता है। एक तरफ स्टॉर्म, एक तरफ आइस, एक तरफ लाइटनिंग, एक तरफ बर्निंग रेड्स क्लाउड्स। टाइटानॉक्स कॉस्मिक कोर को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। उसकी ओरा पूरे होराइजन को कवर कर लेती है। ड्रैकोनोइर की ब्लू क्रिस्टल लाइंस और तेज चमकने लगती है। उसके पीछे ब्लू ब्लैक एनर्जी का जाइंट ड्रैगन अपीयर होता है। टाइटानॉक्स के पीछे गोल्डन रेड कॉस्मिक टाइटन की शेडो उभरने लगती है। दोनों फिर लाइटनिंग स्पीड से एक दूसरे की
तरफ चार्ज करते हैं। टाइटानोक्स कॉस्मिक हैमर के साथ सीधा नीचे आता है। ड्रेको नोइर एक्लिप्स ब्रेकर के साथ ऊपर से डाइव करता है। इम्पैक्ट से क्रेसेंट सिटी के आसपास के सारे क्लाउड्स उड़ जाते हैं। पूरे ओशन में सुनामी लेवल वेव्स उठने लगती है। माउंटेन्स में क्रैक्स पड़ने लगती है। स्काई रेड और ब्लू एनर्जी से भर जाता है। टाइटानोक्स और ड्रेको नोइर एक दूसरे को पकड़कर एटमॉस्फेयर के ऊपर तक ले जाते हैं। दोनों स्पेस के एज पर घूमते हुए एनर्जी पंचेस एक्सचेंज करते हैं। हर पंच के साथ स्टार्स जैसी फ्लैशेस दिखने लगती है। टाइटानोक्स कॉस्मिक बस्ट के साथ थाउजेंड्स एनर्जी स्पेयर क्रिएट करता है। ड्रेको नोइर वॉइड डोमेनियन के साथ ब्लू क्रिस्टल शील्ड्स बनाकर सब अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइटानोक्स ड्रैगन मीटियोर स्टॉर्म करता है। ड्रेको नोइर एक्लिप्स मीटियोर स्टॉर्म करता है। लाल और नीले मीटियोर्स पूरे स्काई को बैटल फील्ड बना देते हैं। दोनों फिर एक साथ फुल पावर में चार्ज करते हैं। गोल्डन रेड और ब्लू ब्लैक ओरा पूरे अर्थ के ऊपर जाइंट सर्कल की तरह दिखने लगते हैं। और फिर टाइटानोक्स और ड्रेको नोइर एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और पूरी क्रेसेंट सिटी किसी दूसरे सूरज की तरह चमक उठती है। और फिर हम देखते हैं कि टाइटानोक्स और ड्रेको नोइर की बैटल पूरे ब्रह्मांड को हिला रही होती है। काले बादल और पर्पल गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी आसमान में एक दूसरे से टकरा रही होती है। नीचे एश और उसकी टीम तबाह होते हुए शहर में लोगों को बचाते हुए ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। ड्रेको नोइर का एक जोरदार पंच टाइटानोक्स के चेहरे पर पड़ता है। उस टक्कर से एक भयानक शॉक वेव निकलती है जो कई पहाड़ों को चीर देती है। टाइटानोक्स हवा में पीछे फिसलते हुए एक विशाल पहाड़ से टकरा जाता है। पूरे आसमान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। एश हैरानी से ऊपर देखते हुए कहता है कि ये दोनों कितने ताकतवर है। अलान भी आसमान में चमकती हुई दो रोशनियों को देखकर चुप रह जाता है। करीना और मिस्टी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। टाइटानोक्स संभलने ही वाला होता है कि ड्रेको नोइर एक कॉस्मिक कोमेट की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसके हाथ में गैलेक्सीज जैसी नीली एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। वो अपना कॉस्मिक पंच सीधा टाइटानोक्स पर चलाता है, लेकिन टाइटानोक्स की आंखों में एक अजीब चमक उभर आती है। वो हवा में ही ड्रेको नोइर के पंच को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। दोनों की टकरार से स्पेस के आसपास दरारें पड़ने लगती है। टाइटानोक्स गुस्से में अपना घुटना ड्रेको नोइर के पेट में दे मारता है। ड्रेको नोइर दर्द से पीछे हट जाता है। उसकी नीली ओरा और भी ज्यादा भड़क जाती है। ड्रेको नोइर एक भयानक रोर करता है। उसकी चीख से पूरी सिटी के अंदर अर्थक्वेक महसूस होने लगते हैं। वो अपने दोनों हाथों में एक विशाल ब्लू ओरा स्पेयर बनाना शुरू कर देता है। अगले ही पल वो ब्लू ओरा स्पेयर टाइटानोक्स की तरफ दाग देता है। एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है कि दिन रात में बदल जाती है। सारे बादल एक ही पल में गायब हो जाते हैं। धुआं अभी हटा भी नहीं होता है कि टाइटानोक्स उसके बीच से निकल आता है। वो ड्रेको नोइर का गला पकड़ लेता है और उसे एटमॉस्फेयर के पार लेकर स्पेस की तरफ चला जाता है। नीचे एश और उसकी टीम सिर्फ आसमान की तरफ देख सकते हैं। हर सेकंड में आसमान में चमकती हुई लाइट बीम्स दिखाई देती है। टाइटानोक्स और ड्रेको नोइर अब डायमेंशनल अटैक से लड़ रहे होते हैं। टाइटानोक्स के शरीर से निकलती गोल्डन बिजलियां स्पेस टाइम को चीरने लगती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके हजारों आफ्टर इमेजेस नजर आने लगते हैं। ड्रेको नोइर अपनी कॉस्मिक ओरा को ब्लेड्स में बदलकर उसके शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे पर रियलिटी शेटरिंग्स बीम चलाने लगते हैं। हर टक्कर पर एक नया सुपरनोवा जैसा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। रंगीन लाइटनिंग और कॉस्मिक रिपल्स पूरे आसमान में फैलने लगती है। प्लेनेट की ग्रेविटी फील्ड फ्लक्चुएट करने लगती है। समुद्र की लहरें कई किलोमीटर ऊपर तक उठने लगती है और आसमान में नए तारे पैदा होकर कुछ पल बाद मिटने लगते हैं। टाइटानोक्स धीरे धीरे अपनी इन्फिनाइट पावर को एक्सेस कर लेता है। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। वो ड्रेको नोइर के हर अटैक को पहले ही समझने लगता है, लेकिन ड्रेको नोइर हार मानने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बची हुई सारी कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक आखिरी ब्लास्ट तैयार करने लगता है। दोनों की रोर पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और नीचे खड़ा एश ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर ये लड़ाई और चली तो सिर्फ क्रेसेंट सिटी नहीं बल्कि पूरी रियलिटी खतरे में पड़ सकती है। ये महायुद्ध पिछले 3-4 घंटों से ज्यादा देर से चल रहा है और अब दोनों प्राचीन टाइटन्स अपनी अंतिम सीमा के करीब पहुंच चुके होते हैं। असली अंतिम टकरार अब शुरू होने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि तबाह हो चुकी क्रेसेंट सिटी के ऊपर का आसमान बैंगनी और सुनहरी कॉस्मिक एनर्जी से भर चुका होता है। टेढ़ी मेढ़ी बिजलियां पूरे आसमान को चीर रही होती है और हर कुछ सेकंड में एक भयानक शॉक वेव पूरी दुनिया को हिला रही होती है। नीचे एश टूट चुकी बिल्डिंग के मलबे से लोगों को बाहर निकाल
रहा होता है। उसका चेहरा धूल और पसीने से भर चुका होता है। पिकाचू भी जख्मी होने के बावजूद भी लोगों की मदद कर रहा होता है। ऐश हाँफते हुए आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो धीरे से कहता है, ये कोई आम पोकेमोन बैटल नहीं है। अगर ये दोनों नहीं रुके तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऊपर आसमान में सुनहरी और नीली रोशनी बिजली की रफ्तार से एक दूसरे से टकरा रही होती है। जब दो ऐसे कॉस्मिक टाइटन्स पोकेमोन टकराते हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, तब जन्म नहीं सिर्फ विनाश होता है। ड्रैकोनोइर गुस्से से रोर करता है। उसकी नीली आंखें लाल चमकने लगती है। वो कॉस्मिक शेटर का इस्तेमाल करता है और टाइटानोक्स के आसपास का स्पेस कांच की तरह टूटने लगता है। टाइटानोक्स की सुनहरी आंखें चमक उठती है। वो टाइटन ओवरड्राइव एक्टिवेट करता है और एक विशाल गोल्डन शील्ड सारी दरारों को भर देता है। ड्रैकोनोइर रुकता नहीं। वो नेब्यूला गिरास्प से कॉस्मिक हाथों को जन्म देता है। हजारों हाथ टाइटानोक्स को जकड़ने लगते हैं, लेकिन टाइटानोक्स गोल्डन लाइटनिंग फिस्ट के साथ एक ही मुक्के में सब कुछ तोड़ देता है और उसका पंच ड्रैकोनोइर के चेहरे पर पड़ता है। ड्रैकोनोइर वॉइड टेल व्हिप से हमला करता है, लेकिन टाइटानोक्स हाइपर स्पीड टेल काउंटर से उसे हवा में ही रोक देता है। डार्क मैटर बरेज आसमान को काला कर देता है, लेकिन टाइटानोक्स का मेगा फ्लेयर ब्लास्ट सारे डार्क स्पेयर को राख बना देता है। ड्रैकोनोइर गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसके सीने से सिंगुलैरिटी बीम निकलती है। वो बीम टाइटानोक्स के कंधे को चीर देती है। सुनहरा खून हवा में बिखरने लगता है। टाइटानोक्स दर्द से चीख उठता है और माउंटेन शेटर किक के साथ ड्रैकोनोइर के सीने पर अपना पैर दे मारता है। ड्रैकोनोइर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से ब्लू कॉस्मिक प्लाज्मा निकल रहा होता है। नीचे ऐश और उसकी टीम आसमान को देखकर सुन रह जाती है। मिस्टी धीरे से कहती है कि आसमान टूट रहा है। सरीना की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ड्रैकोनोइर पूरे आसमान को अंधेरे में डुबो देता है। एक लिप्स ब्लाइंडनेस एक्टिवेट हो चुका होता है। टाइटानोक्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अंधेरे के अंदर से ड्रैकोनोइर मीटियोर किलो के साथ निकलता है। उसके नाखून टाइटानोक्स की छाती को चीर देते हैं, लेकिन टाइटानोक्स रोर करता है। उसकी बॉडी सूरज की तरह चमक उठती है। सनबर्स्ट फ्लैश पूरे अंधेरे को मिटा देता है। इन दोनों पोकेमोन ने अपनी पीठ पर अपने विंग्स भी एक्टिवेट कर लिए होते हैं और टाइटानोक्स के पंख विशाल तलवारों में बदल जाते हैं। विंग ब्लेड के साथ वो ड्रैकोनोइर के पंखों पर गहरे घाव कर देता है। दर्द से पागल होकर ड्रैकोनोइर वॉर्म होल स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। उसका हाथ वॉर्म होल के अंदर घुसकर टाइटानोक्स के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन टाइटानोक्स शांत नजरों से मुस्कुराता है और बिना पीछे देखे वॉर्म होल काउंटर ग्रेप का इस्तेमाल करता है। वो ड्रैकोनोइर के हाथ को पकड़कर उसे पूरे वॉर्म होल से बाहर खींच लेता है और पूरी ताकत से आसमान में फेंक देता है। अब दोनों के पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बची होती, सिर्फ एक दूसरे को हराने का जुनून रह गया होता है। कॉस्मिक गिलोटिन और गिलोटिन केज की टक्कर से आसमान फिर कांप उठता है। डीप स्पेस फ्रीज पूरे इलाके को जमा देता है, लेकिन टाइटानोक्स थर्मल हीट बस्ट से उसे भाप बना देता है। दोनों की बॉडी पर सैकड़ों घाव होते हैं। दोनों बुरी तरह हाँप रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में हार नहीं होती। ड्रैकोनोइर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है। एक प्लेनेट के साइज का फाइनल ओमेगा ओरा स्पेयर बनाना शुरू कर देता है। वो गुस्से में गरजता है और कहता है, टाइटानोक्स अभी भी रुक जाओ, वक्त है। टाइटानोक्स भी अपने पंख फैला देता है। पूरे ब्रह्मांड की सुनहरी एनर्जी उसके पास आने लगती है। अल्टीमेट अल्फा कॉस्मिक बीम तैयार हो चुकी होती है और आंखों से देखने पर एक तरफ नीला विशाल गोला दिखाई देता है और दूसरी तरफ एक अनंत सुनहरी बीम दिखाई देती है। दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तब कुछ 3 सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर एक धमाका होता है। एक सुपरनोवा जैसा एक्सप्लोजन पूरे आसमान को निगल लेता है। पर्पल, ब्लू और गोल्डन एनर्जी की लाखों चिंगारियां आसमान में फैल जाती है। सारे बादल वेपोराइज हो जाते हैं। नीचे ऐश अपनी आंखों को हाथ से ढक लेता है। पूरा शहर कांप उठता है। वो घबराकर चिल्लाता है, क्या ये उनका आखिरी अटैक था? क्या सब खत्म हो गया? धुआं धीरे धीरे हटने लगता है। नए तारे पैदा होते हैं और टूटे नजर आते हैं और उन बादलों के बीच टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइर खून और घावों से भरे हुए अब भी हवा में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तबाही अभी खत्म नहीं हुई है, तो बस कॉस्मिक महासंग्राम की शुरुआत है। सुपरनोवा जैसे महाधमाके का धुआं धीरे धीरे हटने लगता है। टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइर दोनों के जिस्म पर गहरे जख्म हैं। गोल्डन एंड ब्लू कॉस्मिक ब्लड वैक्यूम में चमकते हुए तैर रहे हैं। ड्रैकोनोइर पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है, सदियों
सालों बाद किसी ने मुझे इस हद तक धकेला है, अब तुम्हारा गोल्डन गुरूर टूटेगा। उसके दोनों हाथ बंद होते हैं और वो अपना नोवा कंप्रेशन अटैक लॉन्च कर देता है। टाइटानोक्स के आसपास का स्पेस सिकुड़ने लगता है। कॉस्मिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि आसपास की रोशनी भी टेढ़ी दिखने लगती है। टाइटानोक्स शांत नजरों से अपने एक्लिप्स शेल अटैक को एक्टिवेट करता है। एक गोल्डन ब्लैक बैरियर उसके आसपास बन जाता है और पूरी कंप्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। ड्रैकोनोइड रुकता नहीं, वो अपने हाथ कॉस्मिक स्पेयर में बदलता है और जेनिट पियर्स अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन टाइटानोक्स की स्केल चमक उठती है और टाइटानोक्स अपने डायमंड स्केल गार्ड को एक्टिवेट करता है। कॉस्मिक स्पेयर टूटकर पार्टिकल्स में बिखर जाती है। ड्रैकोनोइड गुस्से में 5 वर्म होल्स खोलता है और अपने हेक्सागोनल पेंथम स्ट्राइक का यूज करता है। 5 अलग अलग डायरेक्शन से उसके पंचेस टाइटानोक्स की तरफ आते हैं। टाइटानोक्स आंखें बंद कर लेता है और अपने ओमनी प्रेजेंट काउंटर शॉक अटैक का यूज करता है। उसकी बॉडी से 360 डिग्री गोल्डन लाइटनिंग ब्लास्ट निकलती है। सारे पंचेस हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ड्रैकोनोइड कहता है तुम इससे नहीं बच सकते। उसके पंख फैलते हैं। पूरा आसमान ब्लड जैसे रेड रंग में बदल जाता है और ड्रैकोनोइड कैटाक्लिज्म अटैक का इस्तेमाल करता है। हजारों मीटियोर्स और कॉस्मिक स्टोन्स टाइटानोक्स की तरफ गिरने लगते हैं। अब ये अटैक इतना ज्यादा स्केल में बड़ा होता है कि ये अटैक्स नीचे जमीन पर भी गिरने लगते हैं। तो तभी एश इन्हें देखता है और डर के साथ कहता है मीटियोर। अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट के लिए कहता है, चारिज़ार्ड को ड्रैगन किलो के लिए कहता है। पिकाचू और चारिज़ार्ड आसमान में गिरते बड़े पत्थरों को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत काफी नहीं है। टाइटानोक्स नीचे देखता है। वो देखता है कि एश और उसके पोकेमोन कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो टाइटानोक्स की आंखों में चमक आ जाती है। हम देखते हैं कि टाइटानोक्स अपने स्टार डस्ट नलीफायर अटैक का यूज करता है। उसके पंख जोर से खुलते हैं। करोड़ों सुनहरे पार्टिकल्स पूरे आसमान में फैल जाते हैं। हर मीटियोर उन पार्टिकल से टकराकर फायरवर्क की तरह फटने लगता है। पूरा आसमान सुनहरी और लाल रोशनी से भर जाता है। अब ये लड़ाई शक्तियों की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई थी। दोनों टाइटन्स पोकेमोन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर सेकंड में हजारों पंचेस और किक्स एक साथ एक दूसरे पर चार्ज कर रहे होते हैं। ऊपर आसमान में ड्रैकोनोइड और टाइटानोक्स की बैटल चल रही होती है और नीचे एश बिना अपनी चोट की परवाह किए लोगों और पोकेमोन को बचाने में लगा होता है। एक गिरती हुई बिल्डिंग के नीचे फंसे लोगों को चारिज़ार्ड और इन्फरनेप की मदद से बाहर निकालता है और फिर पिकाचू के साथ दौड़कर एक एनर्जी ब्लास्ट से डेलफोक्स और प्राइमेरिना को बचाता है। मेगा चारिज़ार्ड एक्स अलान को लेकर नीचे उतरता है और वो हैरानी से देखता है कि एश खुद जख्मी होने के बाद भी सबसे पहले दूसरों की जान बचा रहा है। करीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मिस्टी धीरे से कहती है कि इसी वजह से सब एश पर भरोसा करते हैं। ब्रोक मुस्कुराकर कहता है कि दुनिया में एश जैसा कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि ड्रैकोनोइड अटैक रोककर टेलीपैथी के जरिए टाइटानोक्स से बात करने की कोशिश करता है। टाइटानोक्स का गुस्सा कम नहीं होता, लेकिन उसके माइंड में पुरानी इमेजेस फ्लैश होने लगती है। एक पुरानी दुनिया, एक एंशिएंट सिटी और ड्रैकोनोइड के साथ गुजरे हुए पल धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। लेकिन पेन और कंफ्यूजन की वजह से टाइटानोक्स और भी ज्यादा तड़पने लगता है। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइड को एक पुरानी सिविलाइजेशन दिखाई देती है, जहां दोनों मिलकर दुनिया की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक आसमान में अंधेरा हो जाता है और एक भयानक ब्लैक मॉन्स्टर पूरी दुनिया पर हमला कर देता है। उस महायुद्ध में पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो जाती है और टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइड अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस बैटल के बाद दोनों फोसिल बनकर हमेशा के लिए सो जाते हैं। हम देखते हैं कि पुरानी यादों के वापस आने से टाइटानोक्स और भी ज्यादा पेन में आ जाता है। उसकी रेड ओरा और ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो बिना कंट्रोल के ड्रैकोनोइड पर फिर से हमला कर देता है। ड्रैकोनोइड अटैक्स को रोकता रहता है, लेकिन टाइटानोक्स की एनर्जी पूरे स्काई को हिला देती है। अब हम देखते हैं कि एश ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर ये बैटल और चली तो सब खत्म हो जाएगा। तब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एश किसी की नहीं सुनता। एश अपने पिकाचू और चारिज़ार्ड के साथ ऊपर चला जाता है और सीधा दोनों एंशिएंट पोकेमोन के बीच पहुंच जाता है। करीना घबरा जाती है, मिस्टी चिल्लाती है और अलान हैरानी से एश को देखने लगता है। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स और ड्रैकोनोइड के अटैक्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एश दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। पिकाचू भी उसके सामने खड़ा होकर चीखता है। एश जोर से कहता है कि अब और कोई दर्द नहीं होगा और ना ही कोई अकेला रहेगा। उसकी आवाज और उसके दिल की सच्चाई दोनों एंशिएंट पोकेमोन तक पहुंचने लगती है। अब हम देखते हैं कि एश के
शब्दों और ड्रेकोनोइर की टेलीपैथी की वजह से टाइटानोक्स को सब याद आ जाता है। उसे याद आता है कि ड्रेकोनोइर उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त था। उसे याद आता है कि वो कभी इस दुनिया का सेवियर हुआ करता था और उसका काम तबाही मचाना नहीं बल्कि सबकी प्रोटेक्शन करना था। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी रेड ओरा पूरी तरह खत्म हो जाती है। ड्रेकोनोइर उसके पास शांत खड़ा रहता है और दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स और ड्रेकोनोइर टेलीपैथी के जरिए ऐश और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। सरीना और मिस्टी इमोशनल हो जाती है और ब्रोक भी चुपचाप मुस्कुरा देता है। अलान ऐश की तरफ देखकर कहता है कि एक बार फिर उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब हम देखते हैं कि टाइटानोक्स और ड्रेकोनोइर आसमान में एक साथ उड़ते हुए दूर एक अनजान जगह की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके और पुरानी दुनिया के बोझ से आजाद हो सके। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद सब अपनी नॉर्मल जर्नी पर लौटने की तैयारी करते हैं। एरिन और मीरा फिलाइगोन रिसर्च लैब में वापस चले जाते हैं। अलान अपने मेगा चारिजार्ड एक्स के साथ नई ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। ब्रोक, मिस्टी और सरीना भी ऐश के साथ कुछ देर तक सफर करने के बाद अलग अलग रास्तों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐश और पिकाचू एक नए सफर की तरफ जा रहे होते हैं। दूर एक ऊंची पहाड़ी पर टाइटानोक्स और ड्रेकोनोइर शांत खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। टाइटानोक्स हल्का सा स्माइल करता है और टेलीपैथी में सिर्फ एक शब्द कहता है, दोस्त। ऐश स्माइल कर आसमान की तरफ देखता है। पिकाचू खुशी से कहता है, पिकापी। और ढलते हुए सूरज के साथ स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। एंड द एंड। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही पोकेमोन से रिलेटेड फैन मेड मूवीज़ लेकर आता रहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप इस मूवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। एंड गाइज मुझे आप कमेंट में ये बता सकते हो कि आपको कौन से पोकेमोन ज़्यादा पसंद आए। मतलब आपको टाइटानोक्स ज़्यादा पसंद आया या ड्रेकोनोइर ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सा पोकेमोन ज़्यादा पसंद आया, आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में। और ये मूवी आपको कैसी लगी ये तो आपको ज़रूर ही बताना है कमेंट में। मूवी पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी तो सब कुछ डिटेल में बताना, आपको कैसा लगा, कैसा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मतलब। एंड दोस्तों अगर आपके पास भी कोई आइडिया है कि आपको आगे कैसी मूवीज़ एंड कैसी स्टोरीज़ चाहिए, कैसे पोकेमोन चाहिए, ओरिजिनल पोकेमोन एंड फैन मेड पोकेमोन, आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ है आप सब कुछ मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके आइडियाज़ को भी अपनी नेक्स्ट मूवी में इम्प्लीमेंट कर दूँ या उसको कुछ ऐसा करूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे। तो अगर आपके माइंड में कुछ औसम चीज़ें हैं या आपको कैसी पोकेमोन से रिलेटेड वीडियोस या मूवीज़ या एपिसोड पसंद है वो सब मुझे आप कमेंट में बताओ। एंड बस गाइस इस मूवी में इतना ही। एंड आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट मूवी में। तब तक के लिए सायोनारा।